नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हमारे इस विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत में जिस तरीके से धर्मांतरण और घर वापसी की बात चल रही है, धर्मांतरण की समस्या के समाधान के रूप में घर वापसी की जो बात चल रही है, जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के प्रमुख है अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख हमारे साथ है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव। आज इनसे हम बात करेंगे, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत में जहां जहां धर्मांतरण का मुद्दा हो रहा है, जहां जहां घर वापसी और घुसपैठिए की जरूरत है, उन पर लगाम कसने की जरूरत है, वहां वहां जूदेव काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ से ये आते हैं और छत्तीसगढ़ के राज परिवार से ये आते हैं और छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो काम किया उसी पर हम मुख्य तौर पर इनसे बात करेंगे। प्रबल जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से घुसपैठिए की समस्या है, जिस तरीके से धर्मांतरण की समस्या से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा हिंदू और सनातन समाज जूझ रहा है, आपने अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है, घर वापसी का कार्यक्रम आप करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरा ये बताएं आप मुझे, हमारे दर्शकों की, कि अब तक आपने कितने लोगों की घर वापसी कराई है, और ये जो आप करवा रहे हैं तो आपको किस किस तरीके के चैलेंजेस जो है, चुनौतियां किस तरीके की आपके सामने आ रही है और उससे कैसे आप सामना कर रहे हैं उसका? जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं सुदर्शन न्यूज़ के इस शानदार स्टूडियो में यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे पिताजी कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी ने घर वापसी अभियान को उन्होंने उसकी शुरुआत की थी और उन्होंने लाखों की संख्या में पैर धो करके धर्मांतरित लोगों को पुनः अपने सनातनी पूर्वजों से जोड़ने का काम किया। उस काम को उनके बाद मैं और हमारी टीम आगे बढ़ा रही है और अब तक मुझे गर्व होता है कि हम लोगों ने 17,000 परिवारों के पैर पखार करके उनको सम्मान दे करके उनकी पुनः सनातन धर्म में वापसी की है। एक जो अभी जो मुद्दा खास तौर पर मैं अखबारों में या टेलीविज़न में देख रहा था, रतनपुर या कहाँ, जहाँ पर आप पे इल्ज़ाम लगा कि आप जो है भगवा आतंक फैला रहे हैं, आप जो है सैफरन टेरर का इल्ज़ाम लगा आपसे, और आपके पे ये भी कहा गया कांग्रेस के विधायकों के द्वारा कि आप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, भगवा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। इसको आपने किया, ये क्या था मसला? जो पास्टर वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर शायद धर्मांतरण का काम चलाया जा रहा था, जिसका जी, ये एक्चुअली क्या मसला था कि रतनपुर के एक सुदूर गांव में, रतनपुर माँ महामाया की धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं का बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे पवित्र धरा में सुदूर क्षेत्र में एक सरकारी जमीन, पट्टे की जमीन में चर्च बनाने का इनका जो प्लानिंग था, उसका हम लोगों ने पर्दाफाश कर दिया और उस कार्यक्रम में बिशप को बुलाने का इनका प्लानिंग था और स्वयं कोटा के विधायक, कांग्रेसी विधायक उस कार्यक्रम में उनका आने का था। और उस सरकारी जमीन से एक जिसको बोला जाए धर्मांतरण का केंद्र बनाने का इनका जो षड्यंत्र था, हम सभी सनातन सैनिक मिलकर के उसका पर्दाफाश किए और तभी से ये जो हैं कोटा के विधायक वो बौखला गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं और सभी भगवाधारी को गुंडा बोल रहे हैं, आतंकवाद बोल रहे हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। बिल्कुल। एक जो चीज़ आती है जब आप लोग घर वापसी कराते हैं या धर्मांतरण का जो ज्ञान है, ये कहते हैं कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड काम करता है और पॉलिटिकल संरक्षण है। खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो ये धर्मांतरण करवाना और इतने सटीक तरीके से कराना किसी एक व्यक्ति या किसी एक छोटे संगठन का काम हो नहीं सकता जब तक उसे ऊपर से किसी पॉलिटिकल संरक्षण उसका नहीं हो। क्या आपको लगता है झारखंड में या झारखंड के बाहर ही ये जो गैंग चल रहा है, इसका संरक्षण इसको कौन दे रहा है? इसको ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इसको चलाया जा रहा है। मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं इसका इतिहास, जैसे कि अभी कांग्रेस के विधायक ने कहा जो हम घर वापसी हम कराते हैं पैर पखार करके, पैर धो करके, वो सरासर नौटंकीबाजी है। उनको इसके बारे में पता नहीं है तो कुछ भी उलझुल बयान दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जब से आज़ादी के बाद कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही है लगभग 6 दशकों से, ऐसे समय में जब जनजातीय समुदाय की शिक्षा और स्वास्थ्य की कांग्रेस को चिंता करनी थी और उन्होंने नहीं की, कुछ भी काम नहीं किया आदिवासियों के लिए। ये काम उन्होंने मिशनरियों को दे दिया, यह कहकर कि वो सेवा भाव से काम करते हैं। इसके पीछे जो
राष्ट्र विरोधी इनकी जो मानसिकता थी वो उन्होंने छुपाए रखी और मिशनरी सेवा के नाम पे सौदा किया इन्होंने। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर इन्होंने धर्मांतरण किया और आदिवासियों का शोषण किया। और इसीलिए आज जो भारत की डेमोग्राफी है वो बदल रही है और 800 भारत के जिलों में लगभग 200 जिलों में हिंदू अल्पमत में आए हैं। ऐसे समय में जब हमारे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को उस समय जब उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने घर वापसी अभियान उन्होंने शुरुआत किया और उन्होंने घर वापसी जो वो करते थे ऐसा उन्होंने किया और काफ़ी उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया वो। और आप उसी परंपरा को आगे बढ़ा। दिलीप सिंह जुदेव जी का आपने नाम लिया, एक वाकया मुझे याद है जब अर्जुन सिंह के खिलाफ खरसावां से उन्होंने चुनाव लड़ा था जी। और हारने के बावजूद जो है विजय जुलूस इनका निकाला था। थोड़ा हमारे दर्शकों को वो अगर है तो जरा आप एक बार याद दिलाएं। और उस जुलूस में जहाँ तक मुझे याद है कि उनको बहुत जगह सिक्कों से तौला गया था, जी। बहुत जगह उन्हें तलवार से तौला गया था। और उनकी पॉपुलैरिटी जो है आदिवासियों के बीच में ये भी कहा जाता है कि जब अर्जुन सिंह जब प्रचार के लिए गए थे तो वो पैसा बांट रहे थे लोगों के बीच में, और दिलीप सिंह जुदेव जब जाते थे तो उनको लोग पैसे पैर पे चढ़ाते थे। ठीक, वो ऐतिहासिक चुनाव था खरसिया का चुनाव। भले ही वो हार गए थे, लेकिन हारने के बाद जो रक्त तिलक का जो कार्यक्रम रहा और सिक्कों से तौलने का कार्यक्रम रहा और खास करके युवाओं में जो जोश था पिताजी को देख करके, वो एकदम अभूतपूर्व था, ऐतिहासिक था। और वो चुनाव के बाद उनका जो पॉलिटिकल कैरियर बेसिकली लॉन्च हुआ, और बेसिकली वो एक हिंदुत्व के नेता थे और उन्होंने घर वापसी अभियान को आगे बढ़ाया। और ऐसे समय में उन्होंने बढ़ाया जब जो इन्वायरमेंट वो हिंदुत्व के लिए प्रो नहीं था। विपरीत परिस्थितियों में उस समय उनके कार्यकर्ता लोगों ने काम किया। और कांग्रेस के विधायक ने ये लांछन लगाया है कि जो पैर धोने की जो प्रथा है, पावन प्रथा, वो नौटंकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको पता नहीं कि ये प्रथा क्या है। पिताजी ने पैर धोने की प्रथा इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि जो भी कुरीतियाँ रही हैं हिंदू समाज में, जैसे जात पात, ऊंच नीच, ऐसी कुरीतियों को वो समाप्त करके एक राजा होते हुए अगर किसी जनजाति का वो पैर धो के उसको सम्मान देकर उसको पुनः अपने सनातन पूर्वजों से जोड़ने का उन्होंने संदेश वो देना चाहते थे, ऐसा वो करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पैर धोने की प्रथा का शुरुआत की, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आप उसको कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी, जब आप पैर धोने की परंपरा शुरू होगी, आप लोग राज परिवार से आते हैं, सम्मानित परिवार है, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझे लगता पूरे देश में आपके परिवार को लोग जानते हैं। ये जो अब जब आप पैर धोने, क्या परिवार से किसी भी तरीके का कोई रिटेलिएशन, कोई विरोध के जी कि भाई जो कांग्रेस कह रहे हैं नौटंकी, इसको क्या परिवार से भी कोई विरोध हुए या पूरा परिवार आपके साथ में था? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं होता है, पूरा परिवार हमारे साथ होता है और वो बड़े अपने आप को सम्मानजनक महसूस करते हैं क्योंकि हम जब उनको सम्मान देते हैं तो वो उनको गर्व होता है कि वो जो अपने पिछड़े सनातनी पूर्वजों से पुनः उनको जुड़ने का एक अवसर मिल रहा है। एक तरफ आप वो लोग हैं जो धर्मांतरण कराने में शामिल हैं, डेमोग्राफी को चेंज करने की पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं, और एक तरफ आप हैं जो उनकी घर वापसी करा रहे हैं। अगर वो अपने काम में तेज़ी लाएं और आप भी अपने काम में तेज़ी लाएं तो ये कभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, कभी भी घर वापसी का मकसद पूरा नहीं होगा जब तक जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उन पर अंकुश ना लगाया जाए। तो क्या आपने, चूँकि आपकी सरकार है, अपने विचारधारा की सरकार है, क्या आपने सरकार से कभी बात की, क्या आपने सरकार के लोगों से कभी बात करी कि घर वापसी तो चल रहा है, जो धर्मांतरण गैंग है उस पर लगाम लगानी, कानून से लगाम लगाया जाए या दूसरे तरीके से लगाया जाए? जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक इसका मकसद अधूरा रहेगा। धर्मांतरण के विरुद्ध हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार एक बहुत ही कड़ी कानून ला रही है। मैंने स्वयं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमने उनके साथ बैठक रखी है और भी नेताओं के साथ हम लोग क्लोज कांटेक्ट में हैं। जल्दी एक बहुत सॉलिड कानून बनने वाला है धर्मांतरण को रोकने के लिए, और इस कानून के बनने के बाद हमको पूरा विश्वास है कि धर्मांतरण को हम लोग चेक करके रखेंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि घर वापसी ही अभी एक माध्यम है
जिसके माध्यम से हम जो हमारे भटके हुए लोग हैं, जो भटके हुए अपने पूर्वजों से, सनातन पूर्वजों से भटके हुए जो बिछड़े हुए लोग हैं, उनकी हम सम्मानजनक वापसी करा सकते हैं। और यही एक अखंड भारत का एक मार्ग है जो बिछड़े लोगों को पुनः सशक्त बनाए, अपने पूर्वजों से जोड़े। एक जो समस्या आ रही है इसमें कि घुसपैठिए जो हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं और आपकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे जी हैं। जैसा कि आपने बताया कि 800 में से 200 जिले जो हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। अभी हमने मेवात पर एक स्टोरी चलाई थी जो कि पूरा करीब 101 गांव ऐसे थे जो हिंदू विहीन हो चुके हैं। जी बिहार की अगर बात करें तो कहने को तो वो आदिवासी इलाका नहीं है, लेकिन सीमांचल का जो इलाका है जैसे किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, जी ये सब सारे इलाके जो है मुस्लिम बहुल, वहाँ 63% आबादी जो है मुसलमानों की है। तो मुसलमान जब घर वापसी देखते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं और उनका विरोध करने का तरीका बड़ा हिंसक होता है। घुसपैठिए दो तरीके से, एक तो आप क्रिश्चियन मिशनरी ने जो करा है आप उसके खिलाफ कर रहे हैं, खासतौर पे छत्तीसगढ़ में मिशनरियों का आतंक है। जी जो मुसलमानों की तरफ से जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, फोर्स कन्वर्जन कराया जा रहा है, क्या आपने उसके लिए भी कोई क्या उस किसी मुसलमान के धर्मांतरण के गैंग से भी आपकी कभी मुलाकात हुई, कभी उसको भी काउंटर किया है आपने? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा काम है घर वापसी कराना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारा मानना है कि सभी के पूर्वज सनातनी थे और हमने मुसलमान परिवारों की भी घर वापसी कराई है। और हम जो भी पुनः अपने सनातनी पूर्वजों से जुड़ना चाहेगा, हम उनकी भी घर वापसी कराएंगे सम्मान दे करके। मेरा ये मानना है कि ऐसे जिहादियों से और ऐसे लोगों से डील करने के लिए जैसे हमने बनाया है वहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में धर्म रक्षा समिति का गठन किया है। इसमें गांव वाले खुद ही मामले को अपने हाथ में लेते हैं और एक अवेयरनेस की तरह काम करते हैं। ऐसा कोई भी घटना होती है, जैसे लव जिहाद का होता है या लैंड जिहाद का होता है या कुछ भी ऐसा मामला आता है, तो सब लोग मिल करके उस पर काम करते हैं और युवाओं की अच्छी टीम होती है। मैं चाहता हूँ ऐसे धर्म रक्षा समिति सभी राज्यों में बने ताकि इन जिहादियों का मुंहतोड़ जवाब सभी सनातनी दे सके। एक जो चीज़ है, जैसे आप धर्मांतरण जो लोग कर रहे हैं आदिवासियों में, खास करके कोविड के दौरान ये देखा गया कि इसकी जी। संख्या बढ़ी थी। और बिहार में गया का अगर मैं उदाहरण, जहाँ से जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इलाके में 4 गांव जो है पूरी तरीके से बदल के क्रिश्चियन हो गए थे, क्योंकि उनको जो है 5 किलो आटा, 5 किलो चावल जी दे जी करके जी उन्हें परिवर्तन करा। तो ये अक्सर मिशनरी जो है इसी मोडस ऑपरेंडी, उनका काम करने का तरीका ही उनका यही है। आप जब जाते हैं घर वापसी के लिए तो ये जो समस्या आपके, उसको काउंटर कैसे करते हैं? क्योंकि जिनको फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में चीनी, फ्री में आटा मिल रहा है, उनको आप घर वापसी करा लेते हैं तो वो हमारे पास टिके रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए कि फिर घर वापसी के बाद भी उन्होंने जो है चर्च जाना शुरू कर दिया है कुछ दिनों के बाद। तो क्या उनको काउंटर करने के लिए वो बने रहें आपके साथ, क्या इसकी भी कोई योजना है? तो इसके लिए भी हमारी टीम काम करती है। हमारी टीम गांव-गांव जा करके सबसे पहले हम इनको ये बताते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। उनकी संस्कृति, उनकी विरासत जब नहीं रहती है तो वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। भाई, मिशनरियों ने उनको पैसा और जो भी चीज़ें हैं राशन बांट करके इनका भले ही धर्म परिवर्तन किया, पर सवाल है कब तक करेंगे। कब तक जब वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, तब खुद हमारे टीम मेंबर्स से कनेक्ट होते हैं और पुनः वापस आते हैं। अभी हमारी सरकार बहुत सारी जनजातियों के लिए योजना बना रही है जिसको वो एक्सेस करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। कांग्रेस के समय में जनजातियों के लिए कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मिशनरियों को उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा का दे दिया काम करने के लिए, और मिशनरियों ने उसका फ़ायदा उठाकर धर्म परिवर्तन किया। लेकिन अब हमारी सरकार है तो हम बहुत सारी जन कल्याणकारी आदिवासियों के लिए, हमारे जो वनवासियों के लिए हम ला रहे हैं। और कांग्रेसियों का एक ही माध्यम है सत्ता में आने के लिए, ये चर्च का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। सनातनी, हमारे जो वनवासी हैं हमारे सनातनी हैं, भारतवंशी हैं, और कांग्रेस चर्च के सहारे इनका धर्म परिवर्तन करके सत्ता में आने का इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। और वही कोटा में हुआ है। बिल्कुल। वहाँ के विधायक एक्सपोज हो गए हैं और इसलिए बौखलाए हुए हैं। और हम निरंतर घर वापसी का कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारे सनातनियों को मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है और इतिहास साक्षी है, जिन क्षेत्रों में
हिंदू अल्पत में आए हैं वह क्षेत्र भारत से कटता गया है। करता गया बिल्कुल। हिंदू संगठित होगा, एक होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। और घर वापसी अखंड भारत बनाने का एकमात्र एक सबसे सॉलिड तरीका है जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं जोमो केन्याटा जो कि कीनिया के राष्ट्रपति थे, उनका एक क्योट आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, when these missionaries came to Africa, we had all the land and they had the Bible. And when they taught us to close our eyes and pray, and we opened our eyes, they had all the land and we had the Bible. सेवा के नाम पे सौदा कर दिया, बाइबल थमा दिया, पूरे जमीन उन्होंने हथिया लिया। वही चीज़ हो रहा है। और हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। और जो देश अपनी संस्कृति सभ्यता खो देता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता हमको बचा के रखना है और ऐसे धर्मांतरण के एजेंटों का पर्दाफाश हमको सबको मिलकर करना है। बिल्कुल। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा जो काम आपने किया खासतौर पे बस्तर के इलाके में और दूसरे जो आदिवासी इलाके में, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। जी, जो आप लोगों ने घर वापसी कराई, धर्मांतरण के विरुद्ध जो आपने काम किया, 2024 के चुनाव में भी हमने देखा कि उन इलाकों में जहां पर बीजेपी को कभी लोग सपोर्ट नहीं करते थे, वहां आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने जो काम किया उसका रिफ्लेक्शन जो है पॉलिटिकल रिजल्ट में हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जब तक पॉलिटिकली कहीं से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, पॉलिटिकली सपोर्ट आपको नहीं मिलता, तो कोई भी समाज सेवा का कार्य जो है वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता। ये जो घर वापसी का कार्य है जी, ये इसका चूंकि अब तो रिजल्ट आने लगा है, इसका पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को, क्या आपको लगता है कि सिर्फ कानून बना देने से ये चीज़ें रुकेगी या इसके अलावा समाज को भी आगे बढ़ के कुछ करना होगा? समाज को जागना पड़ेगा, हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा। पढ़े लिखे हिंदू जो चुप बैठ करके इसी रूम में खाली बैठ करके मतलब केवल सोशल discussion- मीडिया में और रील्स हाँ। देखते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा और इनको मुखर होना पड़ेगा बिल्कुल। और समाज को जागना पड़ेगा और ऐसे जयचंदों को एक्सपोज करना पड़ेगा। जैसे कोटा के जो विधायक हैं, ऐसे लोग जो धर्मांतरण करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी हिंदू समाज का भला होगा। और ये सबका दायित्व है, ये किसी एक व्यक्ति का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का दायित्व बनता है। बिल्कुल। एक ये जो आप जो घर वापसी करा रहे हैं और ख़ासतौर पर मैंने देखा घुसपैठिए की संख्या बढ़ रही है, जो डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, दो तरीके हैं उसमें, एक तो धर्मांतरण है, दूसरा घुसपैठिए है। तो छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो वहाँ धर्मांतरण पे तो आप काम कर रहे हैं, घुसपैठिए को रोकने के लिए वहाँ पर क्या किया जा रहा है? अभी खासतौर पर मैं आपसे अलग से सब इसका जवाब मैं चाहूँगा अलग से दें आप, कि योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, जी जी एक हैं तो नेक हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें सारी आपस में मिली हुई हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी, जो योगी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि भाई हम बटेंगे तो कटेंगे। मेरा भी यही कहना है कि हम अगर धर्मांतरित होंगे तो देश बढ़ जाएगा और जब बटेंगे तो हम कमजोर होंगे। इसलिए संगठित रहें, जितने ज़्यादा लोगों की घर वापसी हो हम करें। अगर हम फैलेंगे तो मजबूत होंगे और जितना ज़्यादा घर वापसी हो सके वही एकमात्र रास्ता है। और ये घुसपैठियों का जो मसला है ये बहुत गंभीर मसला है। इसलिए हम सबको, जैसे मैंने कहा, धर्म रक्षा समिति बनानी चाहिए हर एक राज्य में। आपस में हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे सभी सनातनी, तो ऐसे जो चैलेंजेस हैं इसको हम अच्छे से फेस कर सकेंगे। हमारा जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया है जो झारखंड उड़ीसा से लगा है, वहाँ हमने धर्म रक्षा समिति की इतनी सॉलिड टीम खड़ी की है कि वहाँ जितनी भी गौ तस्करियाँ होती हैं, जो धर्मांतरण की एक्टिविटीज़ होती हैं, सब चेक पर हैं। नहीं तो वो पूरा क्षेत्र कन्वर्टेड हो जाता। लेकिन हमने, हमारे जो सनातनी युवा हैं वो अच्छे कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। एक चीज़ जरा कि आप बार बार उनका नाम लें कि ये काम मोडस ऑपरेंडी कैसे होता है? जैसे आपको सबसे पहले कैसे पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग हैं धर्मांतरित हो रहे थे? आप नए केस को लेते हैं या पहले से आपको पता रहता है, एक डेटाबेस है आपके पास, ये घर, ये इलाका, ये गांव जो है यहाँ पर मिशनरी ने काम किया है, इतने सारे आदिवासी परिवारों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर आप जा करके करते हैं? कैसे काम करते हैं? जब पहली बार आप जाते हैं मिलने के लिए तो पहली बार तो बदलने के लिए तैयार नहीं होते होंगे, जी, तो आपको क्या प्रयास, किस तरीके से आप काम करते हैं? देखिए हमारी टीम हर एक गांव में है, हर एक माजरा, हर एक टोला में है। उनके पास सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं
जैसे कोविड काल में बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन का काम किया, क्योंकि मिशनरी को पता था कि जो वनवासी क्षेत्र में लोग हैं वो नीडी हैं, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ऐसे में हमारी टीम जा जा करके इनको सचेत किया, इनको हेल्प किया, इनको बोला कि ऐसा होने वाला है, इसलिए बच के रहें। ऐसी हमारी टीम हर एक गांव में है और हर एक मतलब जिसको बोला जाए कि माइन्यूट लेवल में काम कर रही है। तो ऐसे में हम जब काम करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी घटना होती है तो हम एक दूसरे से बात करके इसको कैसे हम डील करें, इस पे हम हमारी बैठकें भी होती हैं महीने में 2 बार। ऐसे कर करके एक कोऑर्डिनेशन बनकर हम काम करते हैं। दो चीज़ें हैं, अभी जब आप कर रहे हैं, आप तो सालों से कर रहे हैं, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर तभी भी आप करते थे, अब बीजेपी की सरकार है फिर भी आप कर रहे हैं। तो जब आपको ग्राउंड से जब पहली बार कोई आपकी टीम का मेंबर कोई आपको फ़ोन से सूचना देता है कि अमुक गांव में जो है लोग जो है मिशनरी एक्टिव है वहाँ पे, जब वहाँ पर एक्शन, जैसे कि अभी कोटा में हुआ, आपने कोटा में आपने किया, चूँकि आपकी वहाँ पर सरकार है तो आप वहाँ पर जो है काम कर पाए, रोक पाए उसको, लेकिन मान लीजिए सरकार वहाँ पे नहीं होती है क्या, तो ऐसे में आपको रिटेलिएशन झेलना पड़ा? क्या आपके कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा? क्या आपके कार्यकर्ताओं को लाठियाँ खानी पड़ी? बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के समय में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमारे कार्यकर्ता प्रताड़ित किए गए, उन पे जबरदस्ती का एफआईआर वो किया गया। लेकिन ऐसे में हम लोगों ने इसको फेस किया और अब हमारी सरकार है। उसके बाद भी चैलेंजेस तो हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे धर्मांतरण के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का काम ही है। जब वो सत्ता में नहीं है तो ये चर्च और मिशनरी के माध्यम से सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए इनकी जो गतिविधियां हैं ये बढ़ गई हैं और इसको हम लोग सबको मिल करके इसको हमको फेस करना है और इसको ओवरकम करना है। एक जो चीज़ें आती हैं खास तौर पे, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो मामला अल्पसंख्यक दर्जे का देना गया वो भी दिया, और इन सब के पीछे आपका घर वापसी में या मिशनरी जिस तरीके से काम करती है और उसको पूरी छूट मिलती है यहाँ पे सरकार की तरफ से, इन सब के पीछे संविधान का आर्टिकल 30 जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। आपको लगता है कि सिर्फ राज्य सरकार कानून बना दे करके इसको प्रोटेक्ट कर सकती है, या संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 30 जो है उसको हटाया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तभी इसको आप जो है कानूनी रूप से रोक पाने में ज़्यादा सक्षम होंगे? मेरे ख्याल से इसको पार्लियामेंट में ही पास करना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें साफ रहे कि धर्मांतरण करना इलीगल है, गलत तरीके से धर्मांतरण करना इलीगल है, ताकि एक संदेश जाए और कोई धर्मांतरण जैसा राष्ट्र विरोधी काम ना करे। ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। बिल्कुल। एक जो चीज़ अभी केंद्र सरकार ला रही है कि जो धर्मांतरण कर लेंगे अपना, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा SC ST का, जी, तो क्या इस पर काम किया जाए? क्योंकि लोग जो है अब तक रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, इसलिए धर्मांतरण पे कोई उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। घर वापसी लोग तो कर ले रहे हैं, आप जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण रुक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनको संविधान से मिलने वाले फ़ायदे मिलते जा रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं होता है। उनको लग रहा है जब संविधान ने जो फ़ायदा दिया वो मुझे मिल रहा है, धर्मांतरण करने से मुझे फ्री के राशन मिल रहे हैं, बाकी सुविधाएं मिल रही हैं, तो कोई इफ़ेक्टिव चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये इशू एड्रेस किया जाना चाहिए उस लेवल पे, रिजर्वेशन के लेवल पे, संविधान के लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे? ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको बोलते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी, और ये जितना जल्दी इसको हम इसका समाधान निकाले उतनी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर ही हमको हर्ट कर रहा है। लोग नाम से सिर्फ हिंदू होते हैं, काम करते हैं धर्मांतरण का। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई हो, और ऐसे लोग जो हैं, जो जैसे कोई जनजाति है जिसका जो धर्मांतरित हो जाता है, ऐसे लोगों को हमको अलग करना है ताकि वो उन्हें जो सरकारी सुविधा न मिले, क्योंकि ऐसे लोग ही ऐसे लोग ही जो डिजर्व करते हैं सरकारी सुविधा, वो उनका हक को ले लेते हैं, उनके हक को मार लेते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है डिलिस्टिंग करवाना और एक्सपोज करना ऐसे लोगों को। जो धर्मांतरित होता है उनको सरकारी लाभ से वंचित करना चाहिए, और जो डिजर्व करता है उसको मिलना उन्हीं चाहिए। को मिलना चाहिए। अभी झारखंड में जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया उसमें उन्होंने इसको मेंशन किया है बिल्कुल बिल्कुल। कि जब हम सरकार में आएंगे तो इसको डिलिस्टिंग करेंगे और वैसे लोगों पर, लेकिन ये स्टेट के लेवल पे नहीं होगा। मुझे लगता है जब तक आप केंद्र के लेवल पे कानून नहीं बनाते हैं तब तक इसका जो है, बिल्कुल केंद्र राज्य दोनों मिल करके आपस में एक जिसको बोला जाए काम करके एक बड़ा कानून बने केंद्र लेवल में, तभी ये होगा।
और ये जितना जल्दी होगा उतनी अच्छा है, इससे धर्मांतरण भी रुकेगा। अच्छा, एक चीज़ जुदेव जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप लोग राज परिवार से हैं और आदिवासियों के बीच में जाकर के, पिंड में जाकर के आप काम करते हैं। चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन आप इतने सालों से कर रहे हैं, तब आप उसमें बिल्कुल यूज़्ड टू हो गए, अब आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो इस जैसे आपकी टीम, वो जब काम करने के लिए जाते हैं यहाँ पे, और आदिवासी जिनको आप वापस घर वापसी करा लेते हैं, जी उनको क्या आप लोग फ़ॉलो अप भी करते हैं कि उनका क्या हाल है? जैसे आपने 17,000 परिवार को करवाया है, तो जी 17,000 परिवार यानी एक परिवार में कम से कम अगर 5 लोग को आप जोड़ लें, तो 5 गुना जो है वो संख्या बढ़ जाती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या सरकार से इसको आप सुविधा दिलवाते हैं या काम धंधा करें? क्या, क्योंकि अक्सर तो ये गरीबी और बेरोज़गारी के कारण ये बदलते हैं, जो इनकी ज़रूरतें हैं, क्या वो ज़रूरतें भी आप लोग पूरी करते हैं? जी बिल्कुल, संख्या बढ़ती जाती है जिनकी घर वापसी होती है। ऐसे लोगों का हम लोग पूरा चेक में रखते हैं, हमारी जो टीम इन पर काम करती है। मुख्य रूप से जिनकी घर वापसी होती है उनको धमकियाँ मिलती है और उनको पुनः उनको धर्मांतरण करवाने के लिए उनको बोला जाता है। लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि वो पुनः उनको धर्मांतरण उनका ना हो, अपने मूल धर्म में बने रहें। हम उनका देख रेख भी करते हैं और जो सरकारी जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो उनको हम मुहैया कराते हैं, ताकि वो पुनः प्रलोभन में आकर अपना धर्म परिवर्तन न करें। और इतनी सारी जनजाति समाज के लिए योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं अभी निकल के आ रही हैं, हम सब उनको मुहैया करवाते हैं ताकि वो पुनः धर्मांतरित न हो। ऐसा कांग्रेस के समय में नहीं होता था, क्योंकि उस समय आदिवासियों का सिर्फ शोषण हुआ है। जो काम उनको करना था उन्होंने मिशनरी को दे दिया, और मिशनरी सेवा के नाम पे सौदा किया, और शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, देश को उन्होंने कमज़ोर किया है। अभी के समय में काम हो रहा है, जनजाति मंत्रालय भी हमारी सरकार ने बनाई है, कितनी बड़ी बात है, और अच्छा काम हो रहा है। और हमारा यही मकसद है, जनजाति को मजबूत करना, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ के रखना, और जो जो भी बेनिफिट्स उनको मिलना है वो उनको मिले। कांग्रेस ने एक मिशन चला रखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इस तरीके की बातें की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और आदिवासियों को हिंदुओं से काटने के लिए किया जा रहा है। और अभी आप अगर छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें, तो वहाँ सरना धर्म कोड एक बनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या आपको लगता है कि आदिवासियों को हिंदुओं से काटने का जो यह प्रयास है, यह जो कुत्सित प्रयास है कांग्रेस का, जी, ये आप लोगों के मिशन में आ रहा है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे आदिवासियों को हिंदू समाज से अलग करने का। यही ये करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि आदिवासियों से आदिवासी सबसे सबसे स्टॉन्च हिंदू रहे हैं, सबसे पहले वही सनातनी रहे हैं। बिल्कुल, मूल तो वही है। मूल तो वही। हिंदुओं का अगर सनातन हमारे का मूल क्या है? हमारे जनजाति सनातनी हैं, भारतवंशी हैं, भारतवंशी। हमारे भाई हैं। इनको तोड़ने का जो षड्यंत्र है कांग्रेस द्वारा, चर्च द्वारा, ताकि वो सत्ता में आ सकें, ये इनका प्लान है। मेरा मानना है कि आदिवासियों से, हमारे जनजाति भाइयों से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। भगवान राम क्या थे? वनवासी थे, वनों में रहे। हनुमान जी क्या थे? वनवासी रहे। महादेव क्या हैं? वनवासी हैं। सनातनी प्रकृति की पूजा करते हैं, हमारे वनवासी भी करते हैं। तो ये सब पूरा बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, जिसको हमको एक्सपोज करना है। हमारे जनजाति सबसे बड़े हमारे सनातनी हैं। लास्ट में मैं, समय हो रहा है बंद प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में कहूँ, जो आपको भगवा गुंडा कहा कहते हैं कांग्रेस वाले, जब आप ये काम करने भगवा आतंक फैला रहे हैं आप, तो मन में क्या आता है आपका सबसे पहले, आपकी टीम को, जो कि भाई पहले भी कहते थे जब अपनी सरकार नहीं थी, अभी भी आपको कहा जा रहा है भगवा आतंक फैला रहे हैं, भगवा गुंडागर्दी कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, मुझे आप जो भी बोलें, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमको छेड़ोगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और जैसे मेरे को बोला गया कि गांव में घुस करके दिखाओ, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई, अगर धर्मांतरण का कुचक्र को बंद नहीं करोगे तो गांव के हम घर में भी घुसेंगे। हम ऐसे सनातनी सैनिक हैं, और जब तक शरीर में प्राण है, जब तक सांस हम ले रहे हैं, हम सनातन की सेवा करेंगे
और घर वापसी अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हिंदू मजबूत रहेगा तब राष्ट्र मजबूत रहेगा। बिल्कुल, हिंदू मजबूत रहेगा तो राष्ट्र मजबूत रहेगा। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हमारे साथ बात कर रहे थे, काफ़ी डिटेल में हमने बात की, घर वापसी की, और जो इन्होंने कहा लास्ट में कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमें छेड़ते हैं हम उसे छोड़ते नहीं हैं। हम केवल गांव में घुसने की आप बात कर रहे हो, अगर आप नहीं रुके तो हम आपके घर में भी घुसेंगे और हम आपको वहाँ भी सीधा करेंगे, और घर वापसी के लिए जो भी होगा वो हम करेंगे, ये हमारा धर्म है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल जी, और इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।